अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खौफनाक कहानियाँ विद माजिद। टाइटल और थंबनेल से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि स्टोरी किस बारे में है। चैनल पर नए आने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वाक़े को तकरीबन 40 साल गुजर गए हैं, मगर आज तक मेरे ज़हन पर नक्श है। यह उन दिनों की बात है जब मैं न्यू कराची के एक स्कूल में टीचर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। रिहाइश वालिदैन के साथ कोरंगी के इलाके में थी। मेरी शादी हो चुकी थी और एक बच्ची भी थी। उस वक्त बच्ची बमुश्किल साल भर की थी। इस उम्र के बच्चे अमूमन माँ बाप की आंखों का तारा होते हैं। मेरा भी यही हाल था। सुबह सवेरे घर से निकल जाता, शाम तक घर पहुंच पाता तो बच्ची को मुनासिब वक्त ना देने का दिन भर कलक रहता और वो बहुत याद आने लगती। तोइल फासले दिन का सारा वक्त ले लेते और घर पहुंचकर सिर्फ थकन रह जाती थी। मैंने बहुत सोचने के बाद एक रोज़ अपना ये मसला अपने वालिदैन के सामने रख कर ये गुजारिश की कि अगर मैं अपने स्कूल के आसपास कोई किराए का घर ले लूँ तो यह मुश्किल आसान हो सकती है। मेरी तवक्को के बरक्स मेरी वालिदा ने मेरे ख्याल की तायीद की और वालिद साहब को भी कोई एतराज़ ना हुआ। मैंने झटपट न्यू कराची में एक छोटा सा कम किराए का मुनासिब मकान ले लिया और हम मियाँ बीवी बच्ची समेत उसमें शिफ्ट हो गए। सारा दिन सामान लाकर सेट करने में गुजर गया। रात को खाना खाते ही थकन से आंखें बंद होने लगी थी। बच्ची दिन को ज़्यादातर सोती रही थी, इसलिए वो जागने के मूड में थी। मैंने बीवी से कहा कि मुझे सुबह सवेरे उठना होगा। नींद पूरी ना हुई तो बच्चों को यकसोई से पढ़ा नहीं सकूँगा। बेहतर होगा कि वो बच्ची को लेकर दूसरे कमरे में चली जाए। बीवी के जाने के बाद मैं सुकून से सो तो गया, मगर जब अचानक नींद टूटी तो ऐसा महसूस हुआ कि सरहाने पे खड़ा है। मगर मैं थकन की वजह से उठकर ये देख नहीं सका कि वो कौन था। सुबह बीवी से पूछा कि वो रात को मेरे कमरे में आई थी, तो उसने बताया वो बच्ची को सुलाते हुए इतनी थक गई थी कि उसे पता ही ना चला कि उसे कब नींद आ गई और फिर सुबह ही उसकी आँख खुली थी। उसके जवाब से मैं कुछ उलझ सा गया। अगली रात को भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस दफ़ा मुझे सरहाने आहटें सुनाई देती रहीं। जब मैं उठकर देखता तो कोई नज़र न आता। मेरी बीवी बच्ची की वजह से अलग कमरे में थी। मैंने उसे कुछ नहीं बताया था। गर्मियाँ शुरू हो गई थी, इसलिए तीसरी रात मैंने सैन में सोने का इरादा किया। तकरीबन 1 बजे के करीब मैंने सैन में रखी चारपाई पर अपना बिस्तर डाला और लेट गया। जब तक जागता रहा, आयात का विर्द करता रहा, फिर गोंदगी में चला गया। कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरे सरहाने सरगोशियों की आवाज़ सुनाई दी। उनमें एक आवाज़ औरत और दूसरी आवाज़ किसी बच्चे की थी। मैंने इन अखियों से देखा, मुझ पर कोई झुका हुआ था। उसकी शक्ल वाज़ह तौर पर तो दिखाई नहीं दे रही थी, मगर उसके दांत और खौफनाक दिखती अंगारा आँखें मुझे साफ नज़र आ रही थी। ये बात तो मैं पहली रात को ही जान चुका था कि ये घर आसेर ज़दा था और इस बदशक्ल सूरत ने मेरे ख्याल की तस्दीक कर दी थी। मैंने झट आँखें मूंद कर पुरानी आयात का विर्द शुरू कर दिया। कुछ देर बाद सरगोशियाँ बंद हो गई। आँखें खुली तो वो शक्ल गायब हो चुकी थी। बच्चे की मैंने सिर्फ आवाज़ ही सुनी थी, उसे मैं देख नहीं पाया था, मगर लगता था वो बच्चा 8-10 साल का होता। बीवी को ये बात बता देता तो वो घर छोड़ने का शोर मचा देती, जो मेरे लिए दीगर मसाइल पैदा करने का मूजब बन जाता। मैंने सोच लिया था कि जब तक वो खुद तजर्बे से ना गुजरे मुझे खामोशी रहना चाहिए। बीवी ने नाश्ते के वक्त कई दफ़ा पूछा कि आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। वो वजह जानना चाह रही थी। मैं काम की ज़्यादती का बहाना करके टाल गया और स्कूल चला गया। दोपहर के बाद घर आया तो बेगम साहबा की वालिदा मोहतरमा आई हुई थी। अलेक सलेक के बाद हमने इकट्ठा खाना खाया। वो बेटी को घरदारी के मशवरे देती रही।
गपशप करते रहे। मगरिब का वक्त हो रहा था, वो जाने की तैयारी करने लगी। हमने इशरार करके उन्हें रात भर के लिए रोक लिया। रात के खाने के बाद उन्होंने बाहर सोने की फरमाइश की और मेरे मना करने के बावजूद बाहर बिस्तर लगवा लिया। हम अंदर कमरे में सो गए। रात 2 बजे के करीब सास साहबा ने हमारे कमरे का दरवाज़ा पीट डाला। मैं गड़बड़ा कर उठा, लाइट जलाकर दरवाज़ा खोला तो मोहतरमा की आंखें हमारे वहशत के फट रही थी। मैं समझ गया कि आज उन्होंने मेरी सास साहबा से छेड़छाड़ कर डाली है। उन्हें अपने हवास नॉर्मल करने में कुछ देर लगी। फिर बताया कि उनके सामने कोई खड़ा था। वो समझी कि हम में से कोई होगा। उन्होंने उठकर जब उसे देखने की कोशिश की तो किसी ने उनकी चारपाई को कई फुट ऊपर उठाया और फिर उलट दी, बिल्कुल खिलौने की तरह। ये कार्रवाई करने के बाद वो शे गायब हो गई। ये रोदात सुनाते हुए वो कांप रही थी। मैंने बाहर चारपाई को देखा, वो वाकई उल्टी पड़ी थी। मेरी सास बड़ी मुश्किल से उस उल्टी चारपाई के नीचे से निकल के हमारे कमरे के दरवाजे तक पहुंची थी। चारपाई बहुत भारी थी, उसे खिलौने की तरह उठाकर इंसानी हाथ हरगिज उल्टने की सही नहीं कर सकता। मेरी बीवी खौफजदा हो गई। मैंने उससे और सास को उल्टी सीधी बातें करके समझाने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका, क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम था कि असल बात क्या है। किस्सा मुख्तसर, मेरी सास साहबा सुबह मेरे स्कूल जाने के फ़ौरन बाद ही अपने घर चली गईं। मैंने खामोशी से एक मारूफ आलिम दीन से रुजू करके अपना मसला बयान किया। उन्होंने मुझे एक वजीफ़ा पढ़ने को दिया और कुछ तस्बीहात बताईं और कहा, बेटा ये मुझे कोई शरीर मखलूक लगती है, ये गालिबन तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, सिर्फ छेड़छाड़ कर रही है। तुम ये वजीफ़ा पढ़ते रहना, 10-12 रोज़ में वो ज़ाहिर हो जाएगी या ख्वाब के ज़रिए तुमसे रब्ता करेगी। तुम्हें खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और घर आ गया। मैंने वजीफ़ा और तस्बीहात बाकायदगी से पढ़ना शुरू कर दी थी। बीवी को उस मखलूक ने अभी तक नहीं छेड़ा था, इसलिए मैं नमाज के बाद यकसोई से वजीफ़ा पढ़ रहा था। 10 दिन बाद सुबह फजर से ज़रा पहले मुझे ख्वाब में एक औरत दिखाई दी, जिसके बाल खुले हुए और दांत लंबे होने की वजह से नुमाया थे। उसने मुझे आवाज़ दी। मैं चलता चलता रुक गया। वो बोली, मैंने आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर आप मुझे अपने घर से क्यों निकालना चाहते हैं? मैं हैरानी से उसे देख रहा था कि ये औरत कौन है। वो कहने लगी, मैं आपके घर में रहती हूँ, मुझे आपकी बीवी और बच्ची से मोहब्बत हो गई है। उन पर कभी ज़ाहिर नहीं हुई क्योंकि वो डर जाएंगी। मैं अरसे से इस जगह रहती हूँ, मुझे बेघर मत करो। मैंने पूछा, मैं क्या करूँ? उसने कहा, तुम पढ़ाई ख़त्म कर दो, मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी और इसका एहसान का बदला ज़रूर दूँगी। मेरी आँख खुल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सरहाने से सिरक कर दरवाजे की तरफ गया हो। ये ख्वाब था या हकीकत, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मगर मुझ पर उसका गहरा असर हुआ। मैंने वजीफ़ा पढ़ना छोड़ दिया, अलबत्ता तस्बीहात पढ़ता रहा। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं स्कूल टीचर के था, बेहद मामूली तनख्वाह थी। घर अलग करने की वजह से पहले महीने गैर ज़रूरी अखराजात भी अच्छे खासे हो गए थे, जिसकी वजह से हाथ तंग हो गया था। महीने के आखिरी दिन थे और घर में खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो रही थी। किसी से उधार मांगने की अव्वल तो आदत नहीं थी, दूसरे अड़ोस पड़ोस से सलाम दुआ भी नहीं थी। अजीब परेशानी का आलम था। बच्ची के दूध के लिए भी पैसे नहीं थे। हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे। छुट्टी का दिन था, सोचा घर से निकलूं और किसी दोस्त को आजमाऊं। छुट्टी के दिन यूं भी लोग देर से सोकर उठते हैं, इसलिए 12 बजे तक का इंतज़ार करके घर से निकलना था। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे घर किसी का आना जाना नहीं था। बीवी बच्ची को बुला रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने 8-9 वर्ष का लड़का खड़ा था। उसने कहा, अगर आपके पास कल का अखबार है तो दे दें, मैं शाम को
आदत मुझे शुरू से थी। स्कूल में किसी बच्चे को भेजकर स्कूल के गेट के सामने वाले अखबार के स्टॉल से मंगवा कर फारिग औकात में पढ़ता रहता था। मैंने बच्चे से पूछा, बेटा आप कहाँ से आए हैं? बच्चे ने हाथ से एक तरफ इशारा कर दिया, जो मेरी समझ में तो नहीं आया, मगर मुझे दोबारा पूछना मुनासिब नहीं लगा। मैंने बच्चे से रुकने को कहा और अंदर कमरे में आया। अखबार के औराक आधे बीवी के सरहाने पड़े थे, आधे सैन में रखी चारपाई पर थे। उन्हें इकट्ठा करके तय किया और बाहर दरवाजे पर आया। दरवाजे पर कोई मौजूद न था। मैंने गली में झांका, वहाँ भी कोई बच्चा या बड़ा जाता दिखाई नहीं दिया। सोचा कि शायद बच्चा इंतज़ार नहीं कर सका और चला गया। दरवाज़ा बंद करने लगा तो मुझे दरवाजे के पीछे वो लड़का दिखाई दिया। कहने लगा, आप मुझे ढूंढ रहे थे? मैं तो यहाँ खड़ा था। बच्चे ऐसी शरारतें करते ही रहते हैं। मैंने वो अखबार उसे दिया। वो कहने लगा, ये वाला नहीं, दूसरा चाहिए। यह कहकर वो छलावे की तरह दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। मैंने गली में झांका ताकि देख सकूं कि ये किस घर में जा रहा है, मगर वो तो जैसे गायब ही हो गया। मैं इस मंजर को नज़र का फरेब समझकर आंखें मलता हुआ अपने कमरे में आया तो वहाँ एक नया ही मंजर मेरा मुंतज़िर था। मेरी मेज़ पर बहुत सारा सामान रखा हुआ था। मैंने घबरा कर सामान खुला तो हैरान रह गया। ज़रूरियात ज़िंदगी की तकरीबन सभी एशियाँ उसमें मौजूद थी। कुछ दूध के डब्बे और बिस्किट के कई पैकेट समेत दालें, चीनी, घी, सभी एशियाँ मेरी मेज़ पर ऊपर तले रखी हुई थी। मैं हैरानी से कोई देर तक ये चीज़ें देखता रहा। जब करीब गया तो मेज़ के कोने में चाय के डब्बे तले दबा हुआ 100 रुपये का नोट भी नज़र आया। उस ज़माने में 100 रुपये 5000 रुपये के बराबर हुआ करते थे। मैं भागकर अपनी बीवी को बुला लाया, उसे यह सामान दिखाया। वो भी हक्का बक्का मेरा मुंह तकने लगी और बोली, ये कहाँ से आया? इस रात से तो फौरी तौर पर पर्दा न उठ सका, मगर उस रोज़ अब मियाँ बीवी ने अपनी शानदार दावत कर डाली। मैंने भी बीवी की किचन में पूरी मदद की और बच्ची भी खा पी कर सारा दिन, बल्कि अगले कई दिन तक खिलखिलाती रही। उस वाक़े से मेरे ज़हन में ये ख्याल आया था कि शायद मोहल्ले में से किसी को हमारे माली हालात का पता चल गया होगा और उस लड़के के ज़रिए मदद कर दी हो। जबकि मेरी बीवी का कहना था कि उसने किसी को सैन से अंदर आते नहीं देखा, क्योंकि जिस जगह वो कमरे में बैठी थी वहाँ से बाहर का सारा मंजर उसके सामने था। और फिर उस लड़के को मैं भी देख चुका था जो खाली हाथ था। फिर इतना सारा सामान चंद मिनटों के वक्फे में मेज़ पर कौन सलीके से रख कर जा सकता है। मैंने मगरिब के नमाज के बाद एक बुजुर्ग से मस्जिद में अलग के बाद अपना और अपनी रिहाइशगाह का तारुफ करवाया तो वो मुस्कुराए। मैंने बहाने से उस मकान के बारे में कुछ मालूमात लेना चाहिए कि पहले वहाँ कौन रहता था वगैरह वगैरह। पहले तो वो मुस्कुराए, फिर बेहद इसरार पर उन्होंने गोल मोल अंदाज में बताया, वो घर तो आसेफ ज़दा है और उसमें कोई शख्स 1-2 रोज़ से ज़्यादा कभी नहीं ठहर सका। इस इंकशाफ से मेरे उस ख्याल की तस्दीक हो गई कि वो सब सामान और रकम उसी नादीदा हस्ती की मदद थी। मैंने वजीफ़ा छोड़कर उसकी बात मान ली थी और उसने अपने वादे के मुताबिक मेरी मदद की थी, मगर सिलसिला आगे ना बढ़ सका क्योंकि स्कूल की इंतज़ामिया ने स्टाफ में कमी की और मेरी मुलाजमत भी जाती रही और मुझे वापस वालिदैन के पास आना पड़ा। फिर यह सिलसिला वहीं ख़त्म हो गया, मगर मुझे वो दिन सारी ज़िंदगी याद